Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Welcome to the online class of NPS. So this is your English class and I am hopeful that you have did the work that we have done in our previous lecture very well. So let we have started our work before wasting any time. हमने अपना लेसन नंबर 1 चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट, और हम लास्ट चीज़ जो हमारी रह गई थी दैट इज़ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आपने इन टेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है इन टेंसेस को। तो इनको करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप नीचे लाइंस ड्रॉ कर लें। 5 हैं, सो यू हैव टू ड्रॉ 10 लाइंस। 10 लाइंस सबसे पहले ड्रॉ करें, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 10 लाइंस ड्रॉ करें यहाँ पर लाइक दिस। इस तरीके से आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है टू डू योर वर्क। हमेशा ये चीज़ याद रखें, जब भी आप बुक पे काम करते हैं तो वो काम आपको हमेशा पेंसिल से ही करना होता है। पेन यूज़ मत किया करें, बुक्स पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पेंसिल यूज़ करेंगे तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो आप इरेज कर सकते हैं। सो लेट वी हैव स्टार्टेड। ओके, लिखा हुआ है कि इन सारे सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सारे टेंसेस जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के टेंस हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेट मी शो यू दिस बाय जूमिंग इट। अच्छा जी, यहाँ लिखा हुआ है ही परचेज्ड अ बुक। मैं आपको 8th क्लास पहले भी बता चुकी हूँ, जब सेकंड फॉर्म आ जाती है और इर्द गिर्द कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं आपको सिंपल सेंटेंस की अगर मैं आपको फार्मूला बताऊँ तो वो बेसिकली होता है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इसका होता है फॉर्मूला। अब इसके अंदर एक चीज़ और आ जाती है जब इसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो नेगेटिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डिड नॉट आ जाता है, डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने लग जाता है यहाँ पर, और जो आपकी सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज़ लाइक सब्जेक्ट प्लस did plus not plus first form of object plus object, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव की आ जाती है जो उसका है फार्मूला। और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो हमेशा जब क्वेश्चन मार्क आता है किसी भी सवालिया जुमला जब हम बनाने लगते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्टिंग पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड चूँकि स्टार्टिंग पे आ गया है और एंड पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर सिंपल टेंस की अगर हम बात करें जिसमें मनफी या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या सवालिया नहीं होता, वहाँ पर बेसिकली आपका सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, दैट इज़ लाइक दिस परचेज्ड। सो लेट वी हैव स्टार्टेड। हमने एक टेंस का नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना है। फर्स्ट है असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात की जा रही है, दैट इज़ असलम। असलम हमारा हो गया सब्जेक्ट, इसके ऊपर मैंने एस लिख दिया। वर्कड, वर्कड चूँकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लग गया है तो ये हमारी है फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। उसके बाद वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ गया, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, ये सारा हमने बता दिया। अब हमने इसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो देखें कि जो वर्कड है ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ वर्क, और यहाँ पे अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हमारे पास डिड नॉट। सो लेट वी हैव राइट दिस। जो नीचे आपको लाइंस लगवाई हैं उसमें आपने लिखना है असलम डिड नॉट वर्क हार्ड to complete new project. Okay, this is our negative sentence and after that हमारा इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो did सबसे पहले आ जाएगा। did असलम work hard
to complete new project. And after the sentence we are going to put here a question mark. यहाँ पे एक question mark लगा देंगे. इसी तरह सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें, he sold mangoes. ठीक, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, SELL सेल. तो वो लिखना शुरू करेंगे, he did not sell mangoes. और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड ही सेल मैंगोज, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन नंबर 3 सेंटेंस, नुमान रोट अ बुक. तो रोट की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट. नुमान डिड नॉट राइट अ बुक. ठीक, और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएं तो डिड एट द फर्स्ट. डिड नुमान राइट a book. He fought bravely. Fought की फर्स्ट फॉर्म होती है fight. He did not FIGHT fight bravely. And at the interrogative, did he fight bravely? Just like this. Last is he showed great tolerance. Number 5, showed की फर्स्ट फॉर्म होती है show. He did not show great tolerance. Did he show great tolerance? Okay ji, this is all. We have complete our exercise of chapter number 1. Okay, PTB book. After that we are going to write the question answers on our copies, on our notebooks that was given to you by National Public School. Here it is, as you all see this, that we have did our work over here. इसके ऊपर हम अपना काम करेंगे. हाँ जी, वर्ड सेंटेंसेस हमने लास्ट लेक्चर पे आपको करवा दिए थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वर्ड सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो चुके होंगे. और एक काम मैंने आपको अलग से दिया था, अलग से वर्ड सेंटेंसेस दिए थे, वो आपने करने थे. तो मैं उसके लिए भी उम्मीद करती हूँ कि वो आपने याद कर लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे. सो that we have started our question answers of chapter number 1. First is we have to write here the date, and today is July 1st. July 1st 2020, and at the middle of your page we are going to write here the class word like this, and at the right corner of the page you are going to write the day, that is Wednesday. So our topic, questions answers. कीप योर वर्क इन अ वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग. बहुत प्यारी राइटिंग में काम करना है आपने. किसी किस्म की मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए. हम अगर तो आपकी कोई मिस्टेक हो रही है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं. और अगर मार्कर से कोई मिस्टेक हो रही है तो मैंने आपको एक तरीक़ेकार समझाया हुआ है कि आपने क्या करना है कि छोटे से क्रॉस इर्द गिर्द लगा देने हैं वहाँ पे, और किसी किस्म का कोई भी क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है. So our first question is, what do you mean by tolerance? Write it over here. What do you mean by tolerance? जी, टॉलरेंस का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है टॉलरेंस का? फर्स्ट लाइन में ही मैंने आपको पढ़ाया था.
Tolerance means to bear pain or hardships with patience. Very good. Write it over here. Use your ink pens instead of pointer. Or hardships with patience, like this. After that we are going to write the question number 2, and question number 2 is give an example of tolerance from the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. This is the question. Give an example of the tolerance from the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो भी कोई पुरदुबारी की मिसाल है वो बयान करनी है। तो इसमें हमने अपने चैप्टर में पढ़ी थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे तो इस्लाम की तबलीग के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पत्थर फेंके थे। तो ये वाली हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो है वो लिख देंगे। Once the Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, the people threw stones at him. Hazrat Jibreel alayhi salam approached the Rasul sallallahu alaihi wasallam and said, "If you so want, I will destroy them." But Rasul sallallahu alaihi wasallam prayed for them. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा था कि अगर आप चाहें तो मैं उन्हें तबाह कर दूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताइफ के लोगों का इतने बुरे रवैये का किस तरह उन्होंने मुकाबला किया, उसका रद्द अमल क्या था। How did Rasul sallallahu alaihi wasallam respond to ill treatment of people of Taif? Answer. How did Rasul sallallahu alaihi wasallam respond to the ill treatment of people of Taif? In response to their ill treatment, ill treatment to Rasul sallallahu alaihi wasallam, instead of cursing them, उन्हें बुरा भला कहने की बजाय he prayed to Allah, आपने अल्लाह ताला से दुआ की, to show them, कि वो उन्हें दिखाएं the right path, सीधा रास्ता, कि वो उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। Okay, now question number 4. Where did Hazrat Jibreel ask the Rasul when he was ill-treated by the people of Taif? What did Hazrat Jibreel alayhi salam ask the Rasul sallallahu alaihi wasallam
when he was ill-treated by people of ताइफ। जब ताइफ के लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदसलूकी की तो हज़रत जिब्राइल ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछा? इफ़ यू विश आई विल डिस्ट्रॉय देम। ओ मोहम्मद, स्पीक if you wish I will destroy them। Question number 5. How did रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम deal with his enemies at the conquest of मक्का? मक्के की फ़तह के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों से के साथ कैसा सलूक किया? At the conquest of Makkah, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgave all his enemies. At the conquest of Makkah, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgave all enemies, तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दिया। ओके, व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मलिक say about रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? Question number 6. Question number 6. What did Hazrat Ans bin Malik रज़ियल्लाहु ताला अन्हु say about रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत अंस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या फरमाया? He रज़ियल्लाहु ताला अन्हु said, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, I served the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah for 10 years. He never objected to anything I said or did. आपने फरमाया, मैंने 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। जो मैंने कहा या किया आपने कभी किसी भी चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं किया। ऑब्जेक्टेड, एतराज़ करना। क्वेश्चन नंबर 7. What did रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
say about revenge in his last address? अपने आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के बारे में क्या फ़रमाया? He said, revenge for bloodshed was the custom of day in the age of ignorance. Before the advent of Islam, is forbidden. He said, आपने फरमाया, revenge for bloodshed was the custom of the day in the age of ignorance before the advent of Islam is forbidden. खून रेज़ी का बदला जैसे कि इस्लाम से पहले जहालत के ज़माने में रवाज था, इज़ फॉरबिडन, ममनू करार दे दिया गया है, उसे मना कर दिया गया है. So this is all. We have complete our question answers of lesson number 1. Let me show you that this is all our lesson number 1 from words meaning. These are the words meaning जो हम कर चुके हैं. वर्ड्स मीनिंग जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको करवा दिए हैं. आफ्टर दैट हमने सेंटेंसेस किए थे. कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे कि आपने खुद करने हैं. ये आपने खुद करने हैं, इनको करना मत भूलिएगा. ये आपने सेंटेंसेस के बिल्कुल बाद क्वेश्चन आंसर से पहले करने हैं. आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 दैट यू ऑल सी दिस वंस, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला अगली नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.